हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है एसएसटी का, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 7 से 8 बार इसमें सीटेट में क्वेश्चन आ चुके हैं इस टॉपिक से। जो आज का टॉपिक करने वाले हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और अभी वीडियो देखते देखते ही मैं आपसे लास्ट में प्रश्न पूछूंगा और आप सारे प्रश्नों का सही आंसर दोगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। बिल्कुल इस ढंग से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस ढंग से मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से और सारा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि हैंड टू हैंड वीडियो देखते देखते ही आपको याद हो जाएगा। अलग से बाद में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हाँ, रिवीजन की तो जरूरत पड़ती है। देखो, रिवीजन करना मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि सीख लेंगे आप, लेकिन 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद फिर थोड़ा सा मेमोरी में से थोड़ा सा फेड है, तो इसलिए हमें रिवीजन करने की जरूरत होती है। लेकिन समझने के लिए बात करेंगे तो इसके अलावा कंटेंट और कुछ आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से आपको जो है कंप्लीट एसएसटी कवर हो जाएगी। तो बात कर रहा था मैं टॉपिक की, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2 नंबर आपके इसी वीडियो से, आज की छोटी सी वीडियो से आपके यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को लाइक कर दो फटाफट अगर अभी तक नहीं किया है, और जो लोग नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहे। और मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बता दूं, एसएसटी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये आप सबको पता है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एसएसटी में सिविक्स है, जिसको पॉलिटी कहते हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है ये आपका। तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है पढ़ने में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करो। और इसमें प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं आना। इसमें मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी सी वीडियोस ज्यादा रहेंगी, जो हमारी कॉन्सेप्ट क्लासेस चल रही हैं थोड़ी सी ज्यादा रहेंगी। जैसे मान लीजिए सीडीपी की बात करें तो 40-50 वीडियोस में सीडीपी खत्म हो जाता है आपका। तो 40-50 वीडियो तो आप सीडीपी की देखते ही हो, फिर प्रीवियस पेपर देखते हो। लेकिन इसमें थोड़ी सी ज्यादा वीडियोस जाएंगी, तो आपको सारी वीडियोस धैर्य से देखते रहना है। अगर आपने पूरी सीरीज कर ली तो 100% आपका पूरे में से पूरे ही नंबर आएंगे। बल्कि ये आपका इतनी नॉलेज बढ़ा देगा ये सीरीज आपकी, कि आने वाले एग्जाम्स में भी आपको आसानी हो जाएगी। डीएसएसबी हो, केवीएस हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, वहां पे भी आपको 20-30 नंबर आपके पक्के हो ही गए अभी से ही। तो ये इतनी जबरदस्त सीरीज है आपकी। तो बस आप धैर्य रख के डेली वीडियोस देखते रहो। कोई मतलब आपको जो है याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली वीडियो देखते देखते आपको चीजें याद हो जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो लिख लेना, या फिर आपके पास नोट्स हैं ही जो मैंने आपको दे रखे हैं, वो नोट्स पढ़ लो, बस साथ में काम आपका हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को आज की। और एक चीज और बता दूं, हाँ, ऐप मैं आपको बता देता हूँ कि नोट्स, क्योंकि नए बच्चे हैं बहुत सारे आज जुड़े हैं हमारे साथ में। तो जितने भी नए बच्चे हैं और अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं आपने, तो आप एस ए टीचर अकेडमी ऐप है हमारा प्ले स्टोर पे, यहाँ पे जाके आप जो है कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। पेपर 1 के भी, पेपर 2 के भी कंप्लीट मिल जाएंगे। नोट्स के अंदर से अभी लास्ट सीटेट में 126 नंबर नोट्स में से फंसे हैं। तो समझ लो, अगर नोट्स ही आपने पूरे याद कर लिए, समझ लिए, तो आपके 120 से ऊपर नंबर आराम से आ जाएंगे। साथ में रही कॉन्सेप्ट की बात, तो वह मैं आपको क्लास में करा ही रहा हूँ, है ना। तो इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, कोई बुक में भी नहीं मिलने वाला। 5,000 का, 10,000 का पेड कोर्स भी खरीदोगे ना, तो भी ये कंटेंट आपको नहीं मिलेगा उसमें। तो मैं आपको कह रहा हूँ, ये नोट्स आपके सबके लिए कंपलसरी है। नोट्स तो आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट करो। जितने भी पुराने बच्चों ने अब तक 5 सालों में, सिर्फ पिछले साल नहीं, 5 सालों का रिकॉर्ड है, जितने भी बच्चों ने आज तक नोट्स खरीदे हैं, 96% बच्चे पास हो जाते हैं। 100 में से 96 बच्चे पास होते हैं जो नोट्स लेते हैं। और 4% का रेशियो वो रहता है, या तो वो पढ़ते ही नहीं है, लेके घर में रख दिए, पढ़े ही नहीं है, या फिर वो उन्होंने टाइम नहीं दिया, या कोई भी उनकी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन 96% बच्चे तो पास हो रहे हैं, मतलब आप तो पास ही हो जाओगे, है ना, ये तो गारंटी है। तो साथ में क्लासेस कर लो, नोट्स पढ़ लो, आपका काम चल जाएगा यहाँ से। बाकी कॉन्सेप्ट क्लासेस जरूर देखते रहें सबके सब, ठीक है। बस आप यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट बना दी है मैंने सब सब्जेक्ट की, तो वहां से आप जाके देखते रहो। और यूट्यूब पे सर्च कर लेना सीटेट कॉन्सेप्ट क्लासेस, तो भी आपके सामने वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है। सीटेट कॉन्सेप्ट क्लासेस लिखना है, पहले तो चैनल ही आ जाएगा। ये देखो, कल की वीडियो आपके सामने आ चुकी है, ये परसों की वीडियो आपके सामने आ चुकी है, तो सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएगी कॉन्सेप्ट क्लासेस लिखते ही, ठीक है। चलो, आज की क्लास में क्या बेहतरीन होने वाला है उसको देखते हैं, मजेदार चीज होगी आज। वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। देखो, आपकी लाइक के अलावा और कुछ मैं आपसे मांगता नहीं हूँ, है ना। मेरा मोटिवेशन, मेरी खुशी आपके लाइक्स से है। तो बस एक लाइक कर दिया करो फटाफट से, और कमेंट में फीडबैक दे दिया करो, है ना, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी जो मेहनत है वो कितना रंग ला रही है आपके साथ मिल करके। चलिए, तो यहाँ पे अगर बात करें, तो देखो, समुद्र तरंग की बात करेंगे आज। समुद्र तरंग से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं और क्या क्या चीजें आपकी बनती हैं, है ना। तो इसमें चलो मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जो टॉपिक कह लो या इसके सब टॉपिक कह लो आप, है ना। देखो, इसमें एक होता है आपका समुद्री गुफा, एक होता है तटीय मेहराब, फिर होता है स्टैक, फिर होता है समुद्र भृगु, और आपका पुलिन होता है, आपका खाड़ी होता है, आपका रास होता है। तो ये आकृतियां हैं,
एक्चुअल में ये हमारी धरती पर बनी हुई आकृतियां हैं। जिस तरह से हमने पढ़ा आग्नेय शैल, जिस तरह से हमने पढ़ा ज्वालामुखी, जिस तरह से हमने पढ़ा अवसादी शैल क्या होती है, सब चीजें पढ़ते आ रहे हैं ना एक-एक। इसी प्रकार से ये चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि तटीय मेहराब के बारे में निम्नलिखित 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ये आपको बताना होगा। अगर आपको पता ही नहीं तटीय मेहराब होता क्या है तो कैसे बताओगे? तो अभी सीख लेते हैं 2 मिनट के अंदर सारी चीजें। इनमें से एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आप समझ ना पाओ। बहुत जबरदस्त तरीके से आप समझ जाओगे 5 मिनट के अंदर। देखो समुद्री तरंग क्या है, पहली बात तो ये है। तो जो लहरें आती हैं, जिसको आम भाषा में सुना होगा ना समुद्र की लहरें, तो ये तो गाने भी आते हैं, कितने गानों में समुद्र की लहरों का जिक्र होता है ना। तो झील जैसी तेरी आंखें, इस तरह के फिल्म में गाने होते हैं। तो समुद्र में जो लहरें उठती हैं ऐसे तरंगे, उसी को तरंग कहते हैं, ठीक है। जो पानी ऐसे आता है उठ के, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसमें नीचे। तो समुद्री तरंगों से क्या होता है, आपका अपर्दन और निक्षेपण होता है। अपर्दन और निक्षेपण हम कल पढ़ चुके हैं, कल की क्लास में। मिट्टी या पत्थर या कोई भी चीज के टूटने को अपर्दन कहते हैं, और उस टूटे हुए मलबे को दूसरी जगह छोड़ देना निक्षेपण कहलाता है। ये 2 चीजें आपने कल पढ़ ली थी, है ना। तो अपर्दन और निक्षेपण होगा आपका। तो उससे क्या बनेगी, तटीय स्थलाकृतियां बनेगी। तट मतलब जो समुद्र का या पानी का किनारा होता है, समुद्र का जो किनारा है उसको तट कहते हैं, है ना। बीच कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। तो वो तट है उसका, समुद्र का किनारा। तो वहां पे क्या बन जाती है, अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां बन जाती है। आपने देखा होगा समुद्र के किनारे पे कहीं पे घास होती है, कहीं पे थोड़ी सी एक चट्टान होती है, कहीं पे पहाड़ होते हैं उसके आसपास। तो उन सब के बारे में भी बात करेंगे। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है, और समय के साथ-साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं, जिसको हम समुद्री गुफा कहते हैं, ठीक है? इसमें मैं अ, ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे, है ना? तो इसको क्या कह रहे हैं, समुद्री गुफा। अब मैं आपको इसको बताऊँगा भी कि याद कैसे रखेंगे, इसको कैसे समझेंगे। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनकी छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृति को क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। अब देखो इन तीनों चीज़ों में क्या अंतर है, यहाँ आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक पहाड़ है जो समुद्र के किनारे पे है ना? एक चट्टान है जो समुद्र के किनारे पे है। क्लियर है इतनी बात? यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं एक चट्टान है सामने आपके। अब इस चट्टान पे क्या होता है, इस चट्टान पे पानी जा के लगता है। समुद्र की लहरें आती हैं और चट्टान पे फटाक से लगती हैं। आपने देखा ही होगा नेचुरली वीडियोज़ में, या आप अगर समुद्र किनारे पे कभी गए हैं तो नेचुरल भी देखा होगा। समुद्र की लहरें आती हैं और चट्टान पे ऐसे टक्कर मारती है, फिर वापस चली जाती हैं, टक्कर मारती हैं, वापस चली जाती हैं। इससे क्या होता है, समुद्र जब पानी प्रेशर मारता है तो चट्टान में हल्का सा जो है क्या होता है, टूटनी स्टार्ट हो जाती है, या उसमें से थोड़ा घिसनी स्टार्ट हो जाती है। अब चट्टान में से जैसे पानी आके लग रहा है एक ही जगह पे, कहता है ना कि एक एक बूंद अगर पत्थर पे गिराएंगे तो लगातार अगर बूंद पत्थर पे गिरती रहे तो पत्थर में भी छेद कर देती है, वही सेम चीज है। तो यहाँ तो बूंद की बात कर रहे हैं, वहां तो इतने प्रेशर से पानी आता है, लहरें जो आती है तो वो क्या कर देती है, छेद कर देती है पहाड़ी में। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, या इसको अगर मैं रोकूं, ये रुकेगा। ये वाला जो पोर्शन है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रुक नहीं रहा है। तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ यहाँ। जैसे ये आपका मान लीजिए ये पहाड़ है आपका, ये पहाड़ है आपका, ठीक है। ये पहाड़ है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे पानी आगे लगता है तो यहाँ पे इस तरह से इतने एरिया में क्या हो जाएगा आपका, इतने एरिया में ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे लगते-लगते जो है इसमें छेद बन गया। तो इस छेद को क्या कहते हैं, इसको कह रहे हैं हम समुद्री गुफा, ठीक है? इसको क्या कह रहे हैं, समुद्री गुफा कह रहे हैं आप। अब समुद्री गफा गुफा जो होती है, जो आपका ये इसमें पानी लगते जा रहा है और इसमें पानी में छेद बन रहा है, तो ये समुद्री गुफा। अब क्या होगा कि ये आपका कुछ जब लंबे समय तक और लंबे समय तक इसमें पानी लगता रहेगा, लहरें आके टकराती रहेंगी, टकराती रहेंगी, टकराती रहेंगी, तो क्या होगा, और ज्यादा चट्टान चट्टान टूटेगी, और ज्यादा टूटेगी, और ज्यादा टूटेगी, और टूटते-टूटते क्या होगा कि वो आर-पार निकल जाएगी। क्या होगा? आर-पार निकल जाएगी। जैसे कि ये पहाड़ है आपका, ये पहाड़ है आपका, तो यहाँ पे गुफा बनी आपके। अभी ये थोड़ी-सी 2 मीटर गहराई में गई, 3 मीटर गहराई में गई। एक वक़्त ऐसा आएगा कि ये पार करके और इधर भी पानी निकल जाएगा, मतलब ये आर-पार हो जाएगी। ठीक है? अब ये पहाड़ जो है
ये आपका समुद्र के बीच में है, ऐसा नहीं कि किनारे वाला पहाड़ है ना, समुद्र के बीच में जो टापू टाइप के होते हैं उसको हम कह रहे हैं। तो जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं या इस चित्र में आप देख सकते हैं, इस तरह से पहाड़ दिख रहे हैं आपको। तो जब ये आर पार हो जाती है तो फिर किस तरह की आकृति बनती है, फिर बनती है इस तरह की आकृति। देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल आर पार हो रही है ना, यहाँ से। तो ये जो आर पार हो जाती है जब, तो किस प्रकार की आकृति बन जाती है, आकृति बन जाती है इस तरह की, है ना। ये पहाड़ है आपका, जो ये पहाड़, सॉरी, ये पहाड़ है आपका, है ना, और ये बीच में से इसमें आर पार जो है जगह बन चुकी है। तो ये जो आर पार बन चुकी है, अब इसको क्या कहेंगे हम, इसको बोलेंगे तटीय मेहराब। इस पूरी आकृति को, पानी को नहीं, पानी को नहीं, खाली जगह को नहीं, जो ये आकृति बची है, जो ये वाली आकृति है, देखो अभी आएगा जो इधर वाला, तो इसको हम क्या कहते हैं, तटीय मेहराब कह देते हैं। अभी आएगा स्टार्टिंग ये वाली आकृति, ठीक है। ये आर पार दिख रही है आपको, तो ये वाली आकृति क्या है, तटीय मेहराब है आपका, ठीक है। जो आपकी गुफा बनी, जो आपका छेद बना उसको गुफा, जब वो छेद आर पार हो गया और ऐसे बन गया जो दोनों तरफ से और बीच में से आर पार, तो उसको कह दिया हमने, फिर इसको क्या कह दिया हमने, तटीय मेहराब कह दिया हमने इसको। चाहे लिखना चाहो लिख भी सकते हो आप, तटीय मेहराब। अब क्या होगा, अब इस पे फिर से पानी आर पार जाता ही रहेगा, जा ही रहा है पानी तो, है ना, जा रहा है ना, पानी तो लगातार जा ही रहा है। अब जब आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि ये तो ऊपर है, पानी तो नीचे नीचे है, लेकिन लहरें तो बहुत ऊपर तक उठती है ना। जब लहरें आती हैं तब पानी ऊपर की तरफ जाता है, ऐसे उठ के, ऐसे 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 जाता है ना पानी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जब आएगा तो इसके ऊपरी सिरे पर भी पानी टकराता ही रहेगा, टकराते रहेगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कुछ टाइम के बाद कि इसके ऊपर की जो छत है ये टूट जाती है, ऊपर की जो छत है वो टूट जाती है पानी के कारण। तो फिर जब ये छत टूट जाएगी तो क्या बचेगा आपका, सिर्फ ये बचेगा, एक खंबा इधर, एक खंबा इधर, यही बचेगा। ऊपर की छत तो टूट चुकी है, तो ये एक खंबा इधर बचा, एक खंबा इधर बचा, ये बचा आपका। तो ये जो खंबे बचे, ये जो दीवार बची, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टैक। क्या कहते हैं इसको, स्टैक कहते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं देखो यहाँ पे अब चीजें समझ में आ जाएगी। देखो समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित हो जाती है, और समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाएगी दरार, यानी कि छेद जैसा बन जाएगा। तो इसको कह देंगे समुद्री गुफा। समुद्री गुफाओं में क्या होगा कि बड़े होते जाने पर समुद्री गुफाओं के, इनमें केवल छत ही बचती है ना, यानी कि जब वो गुफा ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो केवल छत बचेगी इस प्रकार की, है ना। तो उसको क्या कह दिया इन्होंने, तटीय मेहराब। तो लगातार पानी जब आता रहेगा, अपर्दन होता रहेगा, तो वो छत को भी तोड़ देगा। अब ऊपर की छत भी टूट गई तो क्या हुआ, केवल दीवारें बची हैं, जो सीधे पिलर खड़े रह गए, दो, एक इधर खड़े रह गए, ऊपर की छत भी गायब हो गई आपकी। उसको क्या कह देंगे, उसको कह देंगे स्टैक। तीनों बातें समझ में आई हैं, कोई दिक्कत है इनमें से, तीनों चीजें आकृतियां आपको क्लियर समझ में आ गई। अब क्या है, उसके आगे बढ़ते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। और समुद्री तरंगे किनारे पर अवसाद जमा कर देती हैं, उसको पुलिन कहते हैं। अब देखो ये क्या है आपके, समुद्र भृगु, ये है आपका समुद्र भृगु, और आपका है एक पुलिन। ये दो चीजें बची हैं। अब इनका निर्माण कैसे होगा पहले ये भी देखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इसके चित्र दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये है आपका पुलिन, ये है आपका पुलिन। अब पुलिन क्या है, देखो सिंपल भाषा में, जिसको आप बीच कहते हो, कहते हैं ना, तो बीच वाले कितने गाने भी आते हैं, गोवा वाले बीच पे, है ना, इस प्रकार के गाने आपने सुने होंगे। तो बीच पे आप घूमने जाते हैं, तो एक्चुअल में जो समुद्र में, समुद्र का पानी जब किनारे पे आता है, वापस जाता है, आता है वापस जाता है, जैसे ज्वार भाटा जिसको हम कहते हैं, ज्वार भाटा भी होता है। तो पानी एकदम से बहुत ऊपर तक आ जाता है, फिर वापस चला जाता है। तो वो अपने साथ में क्या लेके आता है, रेत, मिट्टी, छोटे छोटे अवसाद, छोटे छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये तो अब तक आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने 3-4 क्लासेस में इसका जिक्र कर लिया है। तो वो जब यहाँ पे ला ला के रेत इकट्ठा कर देगा, मिट्टी इकट्ठी कर देगा, तो ये जो एरिया बचता है, जिसको आप बीच कह रहे हैं, जिस पर रेत मिट्टी होती है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसी को क्या कहते हैं, इसी को पुलिन कहते हैं, ठीक है। ये है पुलिन, इसको बीच भी नाम से याद रख सकते हो आप। तो ये है पुलिन। अब फिर भृगु क्या है आपका, देखो, तो भृगु क्या है कि ये एक्चुअल में छोटे-छोटे चट्टान और छोटे-छोटे जो शैल हैं, वो शैल जमा हो जाती है समुद्र के किनारे पर, है ना? तो उसको हम क्या कह देते हैं,
इसको कह देते हैं समुद्र भृगु। अब देखो ये वीडियो है, ये चल जाएगी आई थिंक। अच्छा ये अगर यहाँ से मुझे पता नहीं चल रहा कहाँ से चलेगी। ऐसे दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो ये दिख रही है आपको चलती हुई। मैं भी आपको छोटा सा ये अभी चलेगी, ये छोटे में ही चलेगी आई थिंक, ये बड़े में चल नहीं रही है। तो छोटे में ही देख लो, कोई बात नहीं। चलो इसको ऐसे में देख लो, आप छोटे में देख लो। देखो ये जो है आपका यहाँ पे दिख रही है, ये चट्टानें जमा हो जाती हैं आपकी, है ना। ये सब शैल हैं जो आपकी इकट्ठा हो जाती हैं, तो ये पहाड़ जैसा भी आपकी आकृति दिखेगी आपको। और तो ये समुद्र के किनारे पे जमा हो जाते हैं, जो शैल होते हैं जो छोटे छोटे। तो ये ऐसे पहाड़ जैसा छोटी सी आकृति ये बन गई जैसा आपकी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये समुद्र भृगु आपका कहलाएगा ये, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं आप। तो ये शैलों के जमा होने के कारण ये आपका बन जाता है। अब ये बनता कैसे है अगर इसकी बात करें हम। चलिए वापस से आते हैं। हम्म। तो इससे होता ये है इसके लिए कि जैसे हमारा जो ये पुलिन बन रहा है, जिसमें हम पुलिन कह रहे हैं जिसको, तो ये क्या हो रहा है आपका कि ये मिट्टी और रेत को लेके आएगा ऐसे, है ना। और रेत को लेके आता है, और फिर जो बारीक रेत होगा वो तो नीचे रह जाता है यहाँ पर, लेकिन जो मोटे पत्थर होते हैं वो आपके एक जगह पे इकट्ठे होते रहते हैं, वो भारी होते हैं। तो उनके इकट्ठा होने से ही आपको क्या बनता है, ये समुद्र भृगु बनता है, ये शैलो से बन जाता है आपको, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई आपकी, पुलिन और आपका समुद्र भृगु। अब बात करते हैं। अच्छा चल रहा था ये, क्या बात है। अच्छा चल तो गई यहाँ पे वीडियो, मुझे चलानी नहीं आ रही थी ये एक्चुअल में। तो बड़े पर्दे पे चल नहीं रही थी, अभी चल गई है। देखो अगर देखना चाहो 10 सेकंड देख लो इसको, शायद बड़े में थोड़ा सा ज्यादा मजा आ जाएगा देखने में, है ना। तो इस तरह की जो है ये बनते हैं, छोटे छोटे पहाड़ बन जाते हैं, टीले टाइप के कह सकते हो। ये समुद्र के बीच में या किनारे के पास पास ये बनते हैं, ठीक है। तो ये है बाकी आगे बढ़ते हैं। और ये दो चीजें और बची हैं जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है, जो आपने शायद डेली लाइफ में सुनी भी होगी। एक होता है अपने खाड़ी, जिसको बे बोलते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी का नाम आपने सबने सुना है। तो बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ अरब सागर है। तो एक को बोल रहे हैं सागर, एक को खाड़ी बोल रहे हैं। अब खाड़ी बोलने का कारण क्या है भाई, खाड़ी क्यों बोल रहे हो उसको, उसको भी तो बंगाल का सागर बोल सकते थे। तो एक्चुअल में सागर की जगह उसको खाड़ी बोलने का क्या कारण है, ये जानेंगे। तो देखो खाड़ी जो उस जगह को कहते हैं, पानी की उस आकृति को कहते हैं जिसके तीन तरफ जमीन हो। समझ लो ध्यान से, जिसके तीन दिशाओं में स्थल हो, चाहे वो पहाड़ हो या प्लेन जमीन हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उसके तीन दिशाओं में जमीन होनी चाहिए, स्थल होना चाहिए, केवल एक दिशा से पानी आता है। जैसे अगर इसमें देखोगे तो ये तो इधर से तो पानी आ रहा है आपका, ठीक है। ये एक साइड हो गई, ये दूसरी साइड हो गई, और ये तीसरी साइड हो गई। तीन तरफ से घिरा हुआ पानी खाड़ी कहलाता है। समझ में आया बात कुछ। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो जैसे ये भारत का नक्शा है आपका, है ना, ये भारत का नक्शा है, यहां से देखो ध्यान से, यहां से देखो। तो ये भारत का नक्शा है। अब ये बंगाल की खाड़ी है, इसको बंगाल की खाड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक, और ये दो, और ये तीन, ये तीन तरफ से अगर देखोगे ध्यान से इसको, तो ये तीन तरफ से जमीन से घिरी हुई है। ये तीन तरफ से आपका क्या है, तीन तरफ से जमीन से घिरी हुई है, और एक ही तरफ आपका जल है, इसलिए इसको कहते हैं, आप क्या कहते हैं इसको, खाड़ी बोलते हैं इसको। तो खाड़ी वैसे वो जगह कहलाएगी जो तीन तरफ से, खाड़ी वो जल कहलाएगा जो तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ हो। और आपका रास क्या है आपका, जिसको हेडलैंड कहते हैं, हेडलैंड। इसके विपरीत, इसमें लैंड आ रहा है ना, लैंड मतलब जमीन, ऐसी जमीन जो तीन तरफ से पानी से घिरी हो, ऐसी जमीन जो तीन तरफ से पानी से घिरी हो। जैसे कि ये अगर देखोगे तो ये आपका जो टीला है या जो भी जमीन कहोगे, इसके इधर भी पानी है, इसके इधर भी पानी है, और इसके इधर भी पानी है। तो ये तीन तरफ से घिरा हुआ है, सिंपल आप अगर देख पा रहे हैं। तो ये क्या है आपका, ये हेडलैंड है।
इसी प्रकार से ये भी हेडलैंड है, अगर इसको देखोगे तो इसके इधर भी पानी और ऊपर की तरफ भी पानी और इधर की तरफ भी पानी। तो ऐसी आकृति जिसके 3 तरफ पानी हो, वो ज़मीन क्या कहलाती है? हेडलैंड कहलाती है, रास कहलाती है। ठीक है? और जिसके 3 तरफ ज़मीन हो, ऐसा पानी खाड़ी कहलाता है। अब इसी प्रकार से भारत में देख लो आप, हमारे यहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल है। सबसे है ना, हमारे देश में हर चीज़ मिलेगी। तो लास्ट जो कोना है हमारे भारत का, ध्यान से देखो, हमारे नीचे जो तमिलनाडु वाला एरिया है, उसमें क्या है आपका? इधर भी पानी, इधर भी पानी और इधर भी पानी। तीनों तरफ पानी नहीं हो गया? क्योंकि श्रीलंका के बीच में भी पानी है, तो हमारे 3 तरफ पानी है, तो ये वाली जो जगह है इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हेडलैंड कह सकते हैं या रास कह सकते हैं, बिल्कुल, है ना? तो देखो हमारे देश में दोनों चीज़ें मिल गई। एक तो हेडलैंड भी मिल गया और ऊपर से बे भी मिल गई, तो दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है? अब एक बार ये देख लेते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्या-क्या बताया है। आप इसका आंसर जो है कमेंट में भी लिख के बताएँगे, एक बार मैं रिवाइज़ करा रहा हूँ फिर आप बताएँगे। देखो समुद्री गुफा क्या है आपकी? ये आप समझ में आ गया होगा आपको। समुद्री गुफा क्या है? ये जो चट्टान थी, इसमें यहाँ पर क्या बन गया ये? पानी की वजह से एक छेद जैसा बन गया। तो ये क्या बन गई आपकी? ये गुफा बन गई, पानी जब पहाड़ पे लगता रहा। तटीय मेहराब क्या है? ये गुफा जो है, ये और बड़ी हो गई, यानी कि ये अब इतनी हो गई। ये इतनी, आपका ये जो बीच में है, ये सब खाली हो गया, तो ये सिर्फ़ ऐसे बच गई आपकी, ठीक है? तो इसको क्या कह दिया हमने? तटीय मेहराब, ठीक है? अब स्केट क्या है? जब इसकी ऊपर वाली भी ये चट्टान टूट गई, आपकी छत टूट गई, तो सिर्फ़ ये इस तरह से जो है, इस तरह से बच गई, तो ये क्या है आपका? ये स्केट है आपका, ठीक है? समुद्र भृगु क्या है? जो समुद्र के किनारे पे या समुद्र के आस-पास जो शैलों का इकट्ठे होने से जो छोटे-छोटे पहाड़ बन जाते हैं, शैल इकट्ठा होने से, उसको समुद्र भृगु कह देंगे। पुलिन क्या है? समुद्र का किनारा, यानी कि समुद्र का बीच, जहाँ पर समुद्र का आया हुआ अवसाद इकट्ठा हो जाता है, मिट्टी, रेत, कंकड़, छोटी-मोटी जो रेतीला मैदान जो जमा हो जाता है, उसको क्या कह देंगे? पुलिन कह देंगे। खाड़ी क्या है आपकी? खाड़ी हो गई आपकी जिसके 3 तरफ ज़मीन हो और बीच में पानी हो, तो 3 तरफ ज़मीन होगी, ऐसा पानी खाड़ी कहलाएगा। रास क्या है? ऐसी चट्टान या ऐसी जगह जिसके 3 तरफ पानी हो, 3 तरफ पानी से घिरा हो। अब ये मैंने आपको बता दिया, देखो एक बार रिवाइज़ करा दिया है आपको। अब इसको जो है आप, अब मुझे इसके आंसर आप कमेंट में लिख के बताएँगे और इनमें से कमेंट में लिख के बताएँगे और इनमें से कौन से बताएँगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो बताएँगे आप पुलिन, कमेंट में लिख के बताएँगे आप, ठीक है? एक तो पुलिन बताएँगे आप, एक रास बताएँगे, तटीय मेहराब और समुद्री गुफा। ये 4 आंसर जो है आप स्कैड भी बताओ। तो ये ऑप्शन, ये लिखो शब्द और इनके आगे वीडियो में से ही चाहे देखो पीछे जाके और इनका अपने हिसाब से उत्तर दो कमेंट में लिख करके, ठीक है? बाकी चीज़ें पढ़ेंगे अगले दिन, मतलब अगली वीडियो में, अगले दिन कह रहा हूँ, अगली वीडियो में, कल पढ़ेंगे या आज ही देखते हैं। तो वीडियो को कैसी लगी आपको वीडियो, इसका फीडबैक ज़रूर देना कमेंट में लिख के, ताकि मुझे पता चले और आगे जो है और बेहतर करने की कोशिश की जाए। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि धैर्य रख करके सारी वीडियोज़ एक-एक करके देखते रहना। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इसमें से कोई चीज़ ऐसी लगी जो भूल गए हों आप, आपको सारी चीज़ें याद होगी ना एंड टू एंड, बाद में आपको सिर्फ रिवीजन रह जाएगा, याद करने की या कुछ और करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो सारी वीडियोज़ लगातार देखते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा कहीं पे, ये मैं अभी भी कह रहा हूँ, बाद में भी कह सकता हूँ, लेकिन आप ये मान लो आपको ये चीज़ कहीं और नहीं मिलने वाली। तो चलिए फिलहाल वीडियो को लाइक शेयर कर दो, जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।